चलिए बच्चों, आज हम लोग रिवाइज करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। हाँ जी, ये दोनों क्या हैं? ये है आपकी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अच्छा, इनमें और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो कंटेंट है ना, जो पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स में तो कोई चेंज है ही नहीं, एज इट इज है। बस आपको ईयर का जो ऑर्डर है, यहाँ पर आपको करंट पहले और प्रीवियस बाद में रखना है। पर जब आप कंपैरेटिव बनाते हैं तो आपको प्रीवियस वाला लेफ्ट हैंड साइड पे और करंट वाला राइट हैंड साइड पे रखना होगा बस। और कंपैरिजन का देखो सीधा सा फंडा है, कंपैरिजन ऐसे ही तो पॉसिबल है कि नहीं? तो आपको यहाँ प्रीवियस रखना है और यहाँ करंट रखना है। उसके बाद कंपैरिजन का तरीके में कुछ भी नहीं है, आप कोई भी आइटम उठा लो। जैसे इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 50 रुपए से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ 50 रुपए ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है। और फॉर्मेट में ऊपर क्या रहेगा, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब वैल्यूज को एब्सोल्यूट वैल्यूज में रखा गया है, रुपीस की वैल्यूज में रखा गया है। और यहाँ परसेंटेज को, वो यहाँ जो चेंज है उसे परसेंटेज की टर्म में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ क्या लिखूं, 50 अपॉन 250 इंटू 100 कितना आ गया, ये आ गया 20। और यहाँ पर आपको 2 डेसिमल तक लेके जाना है। 2 डेसिमल से आगे जा भी रहा है तो वहीं रोक दो, कोई जरूरत नहीं है जाने। ठीक है। कोई और वैल्यू ले लो, जैसे मान लो इसकी मैं बात करूं, क्या रहेगा, 16 रुपए का पॉजिटिव चेंज है, तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, 16 अपॉन 210 इंटू 100। जैसे इसका आ रहा है 7.619 आ रहा है, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को बस 2 कर दो लास्ट। सही है। और ये वैल्यूज आपकी सही होनी चाहिए, बिल्कुल, मार्क्स कटेंगे वरना। ठीक है। 2 डेसिमल तक रोका गया है तो काम परफेक्ट चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हाँ जी, हाँ, और एक बात का ध्यान रखना, जैसे हमने ये आइटम करने हैं ना, पता है ना इनका तरीका, सेम लॉजिक आपको टोटल्स के लिए भी यूज करना है। कुछ बच्चे टोटल को इस तरह से करके यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। मतलब टोटल्स का भी कंपैरिजन हॉरिजॉन्टल रखना है। ठीक है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 700 रुपए का पॉजिटिव चेंज है, तो ये कैसे निकलेगा, 700 अपॉन 4600 इंटू 100 करके आएगा। और सेम तरीका बिल्कुल बैलेंस शीट के अंदर रहेगा आपका। मतलब ये सारी चीजें हॉरिजॉन्टल चलेंगी और टोटल भी हॉरिजॉन्टल चलना। कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए आप, पूरी की पूरी बैलेंस शीट एज इट इज उठा ली गई है सॉल्यूशन के लिए। पर अब यहाँ तो आइटम्स को हेड और सब हेड में अरेंज करके दे दिया, तो कितना आसान बन गया। बस हमें क्या करना पड़ा, ईयर को देखो ना, यहाँ पर ये प्रीवियस है और ये करंट है, तो हमने प्रीवियस यहाँ लेके करंट यहाँ लिया बस। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स तो हमने सेम लिख दिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया नहीं जाएगा, ये पक्का। आपको क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो ऐसा दिया जाएगा जिसमें हेड और सब हेड आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे कि बैलेंस शीट में कहाँ रखनी है। तभी तो टेस्ट होगा कि कुछ आता है कि नहीं आता है, या ऐसे ही मुंह उठा के आ गए। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां देखो, मजा इसके अंदर है। शेयर कैपिटल, ये आइटम है कहां का, अच्छा बुलेट्स देखो, बुलेट्स देखो, बुलेट्स कैसे हैं। ये क्या है, ये है रोमन वाला 1, और ये बेसिकली साइड रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस शीट की। 11वीं में यहाँ लायबिलिटीज होती थी और यहाँ एसेट्स। देखो ना, यहाँ लायबिलिटीज और नीचे एसेट्स हैं, तो ये साइड है।
उसके बाद ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 1 और नंबर 2, इसके अंदर चलो ये A और B, फिर ये इसका A और इसका A भी होता है, A B और C भी होता है, D भी होता है, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, इसका ये नंबर A और ये इसका नंबर B, और ये A के अंदर यहाँ पर टेंजिबल और इंटेंजिबल आते हैं। अब यहाँ पर भी देखो आप दे रखे हैं ये ना, तो इन दोनों को यहाँ पर जगह मिलेगी, टेंजिबल और इंटेंजिबल के। तो मतलब अगर असली टेस्टिंग करनी है तो इस तरह का क्वेश्चन दो बच्चे को। ऐसा करने से चैप्टर 1 भी टेस्ट हो गया, कंपैरेटिव कॉमन साइंस भी टेस्ट हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और इसके अंदर भी A B C D E F बहुत सारे होते हैं, पर इस क्वेश्चन में 3 ही है। तो जो सारा गेम है वो बुलेट्स का, बुलेट्स बिल्कुल सही होनी चाहिए, सही है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ता है टाइटल में? ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में एज एट 31/3/16 एंड 31/3/17 ये लिखना होगा। और अगर बाई चांस ये यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता तो हम लिखते फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/16 एंड 31/3/17, फिर ये लिखना। समझ आई बात? हाँ, ये एक क्वेश्चन है एसपीएल का। अच्छा, ये जो है ये आपका फॉर्मेट है पूरा एसपीएल का, कंप्लीट फॉर्मेट है। मतलब एसपीएल के अंदर ऊपर 2 इनकम आती हैं और ये टोटल इनकम और ये सारे एक्सपेंसेस है। और जैसे ही आप टोटल इनकम में से क्या घटाओगे? टोटल एक्सपेंसेस घटाओगे, आपको क्या मिल जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके नीचे आइटम नंबर 6 पे होता है टैक्स और आइटम नंबर 7 पे होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है कि नहीं? और 6 का आंसर बेसिकली आपको पता है, आपको 6 लिखना है टैक्स। तो 7वां कैसे निकलता है? 7वां कैसे निकलता है? 5 - 6 ऐसे करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये निकल जाता है। अब देखो यहाँ पर खर्चे कितने दे रखे हैं? 1 2 3 के अंदर है ये, तो ठीक है, 4 5 6 7। अब ये 7 तरह के खर्चे दे रखे हैं, पर इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन के अंदर खर्चा सिर्फ 1 दे रखा है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इन सब को छुपा दिया, तो मैंने खाली इसी को अपने खर्चे के अंदर लिया। समझ गए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा और अदर इनकम ये रही, और क्योंकि अदर इनकम है तो डेफिनेटली टोटल इनकम आएगा। और खर्चों के अंदर के सब हेड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब हेड दे ही नहीं रहा, तो इसलिए आपको सीधा प्रॉफिट चला देना आगे। समझ आई बात? और बुलेट्स का विशेष ध्यान रखना है भाई। हाँ, हल्का सा रिलेशन बता रहा हूँ मैं बस, और कुछ नहीं। कोई भी ये वाला ले लो, पिछला साल है ना, यहाँ सही है चीजें। गड़बड़ पता है क्या होती है? यहाँ 16 दे दे, यहाँ 17 दे दे, पर हमें जब इसके अंदर काम करना है तो यहाँ 16 और 17 में काम करना है। समझ रहे हो? फिलहाल अच्छा है, ये भी यहाँ है और ये भी यहाँ है, फिर ये इधर है और ये इधर है, तो ये अच्छा तरीका। पर ये विशेष ध्यान रखना होगा आपको। क्या करें पहले? 5 लाख अदर इनकम है, बिल्कुल है। 60% ऑफ दिस क्या है? 3 लाख, तो टोटल हो गया 8 लाख। एक्सपेंसेस 20,000 कह रहे हैं, समझ ही गए होंगे। इसके आगे का काम तो कुछ है नहीं। बताओ जरा, 1 साल करवा दो, दूसरा हो गया। ये ले लो, प्रीवियस ईयर ले लो। सोच लो, आराम से सोच के बताओ। मंद बुद्धि लोगों को ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बताओ, आपको खाली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है। अच्छा, टोटल खर्चा 1 2 3 4 5 6 7 हमें कौन कौन से दे रखे हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है और अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो हम दिखाएंगे भी वही बस अपने फॉर्मेट के अंदर। क्या फायदा हमको दिखा के जिनके नंबर ही नहीं मिलने? टाइम लग जाएगा, नंबर मिलेंगे नहीं। हाँ, ये तो दे ही रखा है, तो जो दे रखा है उसे तो लिख लो। उसके बाद इसको यहाँ जोड़ रखा है, देखो कैसे जोड़ू। 3 लाख का
3 लाख का 175 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5,25,000, ये लिख दूं? अदर एक्सपेंसेस 5% ऑफ RFO, तो इसका 5% लेना है 26,250। बोलो हो जाएगा इसके आगे? बस आपको क्या निकालना है भाई, इसमें से ये माइनस करने हैं, आपको पीबीटी मिल जाएगा, टैक्स लगाओ पीएटी मिल जाएगा। ये बताओ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चेक कर लो, थोड़ा थोड़ा सुनता है, देख लेते, एक साल ले लेते हैं प्रीवियस। हाँ जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न दे रखा है बॉस, तो लेस करके ब्रैकेट में लेस करके लिख दिया। अब आपको यहाँ सीधा सीधा 20 लाख लिखना है, बस बात खत्म। हाँ, खर्चों की बात करो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये वाला हो गया, और अदर एक्सपेंसेस ये हो गया, बस और तो नहीं है कुछ। बताओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 60% ऑफ नेट RFO कह रहे हैं, तो 20 लाख का लेना है, 20 लाख का, इसमें से ये माइनस करके 20 लाख का 60%, तो ये हो गया जी आपका 12 लाख। सही है। और अदर एक्सपेंसेस कह रहे हैं 20% लेने, पर किस चीज के लेने? कह रहे हैं नेट RFO में से मटेरियल कंज्यूम माइनस करने के बाद जो आएगा, यानी कि 20 लाख में से 12 लाख माइनस करो, 8 लाख का 20% हो गया 1,60,000। इसके आगे हो जाएगा कंफर्म। और एक बात और ध्यान रखना, छोटी सी बात बता देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं होता तो आपको इसे लिखने की जरूरत है नहीं। अगर अदर इनकम देगा, अरे ये दो मिलकर ही तो ये तीसरा बनाएंगे, अगर ये दूसरा ही नहीं है तो इस तीसरे को बनाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? हाँ, ध्यान रखना। देखना जरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। हाँ, माइनस वाला, बस ये चाहिए मुझे, बस ये प्रीवियस ईयर ये है। चेंज इन इन्वेंटरी कितना है? 80,000। हाँ बताओ, यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया माइनस का 1,20,000। टोटल चेंज कैसे निकालूं? ये A है, ये B है और ये C है। C कैसे निकलता है? B में से A माइनस है। हाँ, B में से A माइनस, B खुद ही माइनस का है फिलहाल, और A और माइनस करना है उसमें से, तो ये टोटल हो गया माइनस का 2 लाख। तो ये आ गया माइनस 2 लाख। तो ये जो परसेंटेज आएगी ये भी माइनस में आएगी। 2 लाख अपॉन 80,000, तो आई थिंक ये 250 आ रहा है, पर माइनस में। सही है। अरे जब ये माइनस में तो कंफर्म ये माइनस में आएगा यार। इसमें देखो, ये वाला हिस्सा, ये कितना है? 2.5 लाख, और ये हो गया है 4 लाख। क्या करोगे? माइनस के 2.5 लाख पे थे, आज हम माइनस के 4 लाख पे पहुंच गए, मतलब हम और गड्ढे में चले गए और नीचे चले गए वैल्यू में, मतलब डिक्रीज ही आया 1.5 लाख का। हाँ या ना? तो क्या करूं, जो रिजल्ट आएगा वो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा, दिस अपॉन दिस इनटू 100 कर देंगे। सही है। हाँ जी, कैसे आओ?
दोबारा करते हैं। चलो बताओ। मैं ऐसे सोच रहा हूँ -1। सुनो मैं बताता, आप कह रहे हो कि मैंने ये लिखा था, मैं पहले लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा था माइनस के 2.5 लाख और माइनस के 4 लाख और यहाँ पर मैंने माइनस का 1.5 लाख लिखा। सही है। सुनो ये 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट से अगर चीजें प्लस होती हैं तो ऊपर की तरफ जा रही हैं और चीजें अगर माइनस हो रही हैं तो नीचे की तरफ जा रही हैं। हम इस 2.5 लाख को कहाँ प्रेजेंट करें? सोचो ये है माइनस के 5 लाख और ये है प्लस के 5 लाख। बताओ हम यहाँ पर इस 2.5 लाख को प्लेस कर सकते हैं। हम पहले यहाँ पर स्टैंड करते थे, आज हम लोग माइनस के 4 लाख पे स्टैंड कर रहे हैं। मतलब हम लोग और डाउन हुए हैं। हाँ यार, और अगर आप और डाउन हुए हैं मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब तुम सोच रहे हो, तुम पता है क्या, तुम खाली 2.5 लाख को 4 लाख से कंपेयर कर रहे हो। ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए। चीजें देखने में तो ऐसा लग रहा है बढ़ रही हैं, पर ये माइनस में बढ़ रही हैं और माइनस में बढ़ना घटना ही होता है। नहीं समझे मेरी बात? एक बात और बताओ, चलो आपके फोन का बैलेंस आजकल तो नहीं चलता है, पहले फोन का बैलेंस नेगेटिव चला जाता था। जाता था आप में से कभी किसी का गया है? पहले नहीं करते थे लोग, माइनस में जाते ही सिम तोड़ के फेंक देते, नई सिम ले लेते थे। मतलब लोग ऐसा करते थे। अब मैंने भी किया होगा कभी यार, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। मैंने जैसे ना एक बार मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया तो 10 रुपए का आपको ना एक छोटा सा रिचार्ज मिल जाता था, पर आपने जैसे वो 10 रुपए का रिचार्ज लिया अपने फोन में, आपका बैलेंस आप जैसे उसे यूज करोगे ना वो 0 हो गया, पर वो 0 से नेगेटिव चला जाता था। नेगेटिव 8 रुपए 10 रुपए नेगेटिव चला जाता था। फिर आपको रिचार्ज लेकर उसको पहले 0 पे लाना पड़ता था। 0 पे उसके बाद और रिचार्ज कराओगे तो वो पॉजिटिव रिचार्ज जाएगा। समझ रहे हो? अब मैं कह रहा हूँ आपके फोन का बैलेंस माइनस 10 रुपया है और आपने एक और लोन ले लिया 10 रुपए का, तो वो तो माइनस के 20 रुपया हो जाएगा ना। समझ गए दोस्त? चलो आगे चलें। हाँ जी, इन्हीं के बेस पर क्या बनता है? कंपैरेटिव, और इन्हीं के बेस पर बनती है कॉमन साइज। ठीक है ना? कॉमन साइज में बेसिकली रहता क्या है, एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, जैसे कि मैं बात करूं, ये प्रीवियस ईयर हो गया हमारा और ये करंट ईयर हो गया, और यहाँ पर प्रीवियस इधर है, करंट ईयर। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसका नाम क्या है चैप्टर का? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जहां देखो तुम, कोई चीज तो 100 की टर्म में, कोई चीज 1000 में, तो कोई चीज लाखों में भी हो सकती है, और कोई चीज सिंगल यूनिट या डबल यूनिट में भी हो सकती होती है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने सारे डेटा को एक कॉमन बेस पर प्रेजेंट करते हैं। कॉमन बेस पर प्रेजेंट करने से जो डेटा है वो समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है, और इसको कॉमन बेस पर लाने के लिए जो मेन एलिमेंट है उसे बेस बनाया जाता है। अब जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर आपका मेन एलिमेंट रहता है ये, क्योंकि अगर ये है तो सब है, ये नहीं है तो बाकियों का क्या करना है। और बैलेंस शीट के अंदर आपका बैलेंस शीट का जो टोटल है वो मेन रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर आइटम इंपॉर्टेंट होता है, और हर आइटम को बेस नहीं बना सकते, इसलिए हम टोटल को बेस बनाते हैं। बात समझ आ रही है? अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ, हम इसे 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर और ये हो गया, और हम इसे भी 100 ले लेते हैं। अगर आपने इसे 100 लिया है तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी दिया? दिस अपॉन 4200 अपॉन दिस इनटू 100 है कि नहीं? ये 4200 लेने वाली थी। इसका ध्यान मेरे बोर्ड पे, इसे पेन पे था, है ना? मेरा वो अनुषा ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी? यस, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। विशाल
इसके सामने वाली ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी? 250 divided by 5000. यस 250 डिवाइडेड बाय 5000 इनटू 100. ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू आप उठाओगे अकॉर्डिंगली वो अपने बेस से जाके कंपेयर होगी और परसेंटेज मिल जाएगी आपको. सही है. अब जरा बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ. बैलेंस शीट के अंदर जैसे कि मैं अगर बात करूं इस वाली वैल्यू की, पार्ट कैसे निकलेगी? 600 divided by दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100. ठीक है ठीक है ठीक है. यहाँ की वैल्यू कैसे निकलेगी वर्षा? 300 upon 3000 into 100. यस दिस अपॉन दिस इनटू 100. और ये वाली वैल्यू दिस अपॉन दिस इनटू 100 करके. सही है. तो फिर सारा डेटा बहुत छोटे छोटे फिगर्स में दिखाई देने लग जाएगा. 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए. क्यों? क्योंकि अगर ये 100 है तो मैक्सिमम सब 2, 4, 5, 10 की टर्म में चलेंगे ना, है कि नहीं? अच्छा, इसका क्या होगा? हाँ जी, ये वाला. हाँ, दिस अपॉन, 4000 into तो ये वाला जो आएगा ये 100 से ऊपर आएगा. हाँ, ये total. 105, 102, 104 ऐसा कुछ आएगा. एक बार ये नोट पढ़ो. पढ़ लिया? चलो, क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, खाली आपको आइटम दे रहा है, बस वही है. आपको बैलेंस शीट आती होगी तो आइटम को पहचान के सही जगह पर लेके जाना है और अपना कॉमन साइज बैलेंस शीट लेनी है. बस हो जाएगा. इसमें जो डेटा है वो केवल 1 साल का है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको वो हमेशा 2 साल का ही देगा. और ज़रूरी नहीं है, कभी कभी वो आपको 2 फॉर्म का भी दे सकता है. अच्छा, अगर आपको डेटा आप एक ही फॉर्म का दे रखा है और पिछले साल और करंट ईयर का दे रखा है तो वो कौन सी एनालिसिस कहते हैं? इंट्रा फॉर्म. और अगर आपको डेटा ए और बी दो अलग अलग बिजनेसेस का दे रखा है इंटर फॉर्म एनालिसिस कहलाता है. सही है ना? ठीक है, याद तो है चीजें कम से कम. ठीक है, कुछ खास बचा नहीं तो मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन लिखते हैं. मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन में क्या जान थोड़ी होती है सर? हाँ, मैंने करवाए थे, जरूर करवाए थे, पर उसमें इसमें जान है ऐसा ज्यादा नहीं होती कुछ. हाँ, मैं ऐसा आपको करके दिखा सकता हूँ. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आप फंस सकते हैं. हमारी मैम वही देती है पेपर में, तो मिसिंग फिगर दे देती है. अरे कुछ नहीं. आओ, इसकी हम बात करते हैं जरा जी. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 लाख, अदर इनकम भी दे ही रखी है, तो ये हो गया 40.6 लाख. परचेज ऑफ एसआईटी, ठीक है. और चेंज इन इन्वेंट्री कितना दे रखा है? माइनस का 80,000 और अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2 लाख. 2 लाख. टोटल एक्सपेंसेस निकाल लो. आई थिंक 31 लाख और 60,000 आ रहा है. ये वैल्यू आ जाएगी. हाँ, ये फिगर कैसे निकलेगा? अरे इसे तो तुम 100 ले लोगे. 80,000 ब्रैकेट में अपॉन 40 लाख into 100, तो
तो जो रिजल्ट आएगा वो भी ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है खास। पहले 1 साल का करना है। हाँ जी, पहले 1 साल का करना है, दोनों का साथ। बताओ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर पहले 1 साल का करना है या फिर दोनों का साथ में करना है? वो आपकी मर्जी है, आप पहले 1 साल कंप्लीट करते हो और फिर उसका परसेंटेज ले रहे हो, या आप पहले ये दोनों कंप्लीट करके फिर परसेंटेज ले रहे हो, वो आपके ऊपर है। जिस भी तरीके से वो चीज़ें ठीक हो आप वो वाला करें, बस गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, दांत निकाल देते हो, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भी, बस इसमें दोनों में दे दिया माइनस, और यहाँ पे इनका आपसे रिलेशन नहीं देखा जाता, ये हॉरिजॉन्टली कंपेयर नहीं होते, वर्टिकली कंपेयर होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें यहाँ 2 माइनस या 1 माइनस। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बस ठीक है, आप लोगों को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं भाई, मेरी तरफ से तो कुछ है नहीं और जब तक नहीं सर। कंपैरेटिव और कॉमन से दोनों ही मतलब डेटा अंडरस्टैंडिंग है। सॉरी, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, अरे दोनों की थ्योरी में लिखा है वैसे कि दोनों डेटा अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। हाँ, कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों का जो काम है वो डेटा को इजी और सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, यू आर राइट। ये बेसिकली हमारी बुक के अंदर, बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर ये चैप्टर है कंपैरेटिव और, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव तो वही है, एनालिसिस करना है कि नहीं? कुछ और पूछना है? करना चाहते हैं आप लोग ये वाला? आप बोलो। पेपर दे दो, मैं कोई कर लेंगे। बोलो, करना है क्वेश्चन एक? नहीं सर, अब कोई कर लेते जो आप कर लेना चाहिए। चलो कर लेना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है, हाँ, मेजॉरिटी तो मना करती हम मेजॉरिटी में भरोसा नहीं रखते, यहाँ कोई एडमिशन थोड़ी हो रहा है पार्टनर का, कि हमें तो भैया सबकी यहाँ चाहिए। इसी बात पे डर के ले चलो। नहीं, ये ट्रिप एक मोह माया है। सर आप बहुत कंजूस हो रहे हो। आओ बताओ कैसे करेंगे काम? कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है तो तुम्हें पता है चीजें हॉरिजॉन्टली कंपेयर होंगी। हाँ, यहाँ आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, कुछ तो आएगा ही। हाँ कुछ तो आएगा, सही बात है। दिस अपॉन दिस into 100 into 100 33.33%। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर लग जाता है। तुम्हें पता है यहाँ भी 30 लाख और 40 लाख आएंगे, और यहाँ भी 10 लाख आएगा, और सेम ही आएगा, ये कंफर्म है। और 12 0 0, ये 3 लाख है, और कुछ ऐसा हुआ कि माइनस का 30,000 का डिक्रीज आया, तो ये 2,70,000 लेना होगा। और दिस अपॉन दिस, तो 100 into 100 Into ओके, इंटू 100 सही है। 5 लाख 40% का ब्रैकेट, यानी कि 40% का डिक्रीज, 40% का डिक्रीज या 40% तक डिक्रीज का। एक बात मानते हो, इसका 40% यहाँ लिखना चाहिए, हाँ या ना? सोच लो, मेरी बातों में मत जाना। 5 लाख का 40% 2 लाख होता है, तो क्या 2 लाख लिख दूं? और यहाँ 2 लाख माइनस हुआ है, मतलब यहाँ 3 लाख रहा होगा, हाँ या ना? बोलते कि नहीं, साफ सुन जाता है। 20 लाख हुआ है, ये वाला 20 लाख हुआ है, पर 12 लाख बढ़ने के बाद है, तो ये 8 लाख रहा होगा। 8 लाख में 12,
है हाँ सही करते हैं। सही है ना हाँ। हाँ ठीक है ये वाली वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 100 150 ओ ये तो कुछ भी नहीं दे रखा आसान है इसमें से ये सारा माइनस करते जाओ ये फिर ये भी निकल जाएगा ठीक है सेम पैटर्न नहीं ठीक है सब कुछ आता है इससे बेहतर गेम खेलना चाहते हो इस चैप्टर की नहीं नहीं बोलो क्वेश्चन नहीं कराते तो खेल सकते हैं। क्या होगा हाँ उसमें खेलेंगे क्या होगा मेरे को एक पेज है बस वो निकालना पड़ेगा कभी को देखते हैं बोलो। क्वेश्चन मत कराना। क्वेश्चन करना है चलो ठीक है तो ये कंपैरेटिव और कॉमन साइज हमारी रिवीजन यही कंप्लीट करते हैं ठीक है